कावेरी सन रह गई। लगा उसके पैरों की शक्ति समाप्त हो गई है। कहीं गिर न पड़े, इस डर से सामने पड़ी कुर्सी पर धम से बैठ गई। 26 साल के बेटे को जो बताना था वह बता चुका था, और अब माँ की बात सुनने के लिए खड़े रहना उसके लिए मूर्खता छोड़ और कुछ नहीं था। फिर माँ के साथ इतना लगाव, जुड़ाव, अपनापन या प्यार उसके मन में था भी नहीं। जो अपनी कही हुई भयानक बात की माँ के ऊपर क्या प्रतिक्रिया है उसको देखने के लिए खड़ा होकर अपना समय बर्बाद करता। कावेरी ने उसकी गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनी और कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर निढाल सी फैल गई। जीते जागते बेटे से ये बेजान लकड़ी की बनी कुर्सी उस समय ज़्यादा सहारा दे रही थी। काम वाली जशोदा आटा पिसवाने गई थी, अतः जब तक वह नहीं लौटती अकेले घर में इस कुर्सी का ही सहारा है। पति की जब मौत हुई तो बेटा 8वीं में था। कावेरी को भयानक झटका लगा, पर उसमें साहस था। सहारा किसी का नहीं मिला। मायके वालों में सामर्थ्य ही नहीं थी। ससुराल में संपन्नता थी, पर किसी के लिए कुछ करने का मन ही नहीं था। वह समझ गई थी कि अब अपनी नाव को आप ही खींचकर किनारे पर लाना है। पति के फंड का पैसा लेकर मासिक ब्याज खाते में जमा किया। बीमा का जो पैसा मिला उससे आवास विकास का ये घर खरीद लिया। ब्याज जितना आता खाना और बेटे की पढ़ाई हो जाती, पर कपड़ा, सामाजिकता, बीमारी आदि सब कैसे हो उसका उपाय भी मिल गया। पड़ोस में एक प्रकाशक थे, पाठ्यक्रम की किताबें छापते थे। उनसे मिलकर कुछ अनुवाद का काम मांग लाई। उससे जो आय होती उसका काम ठीक ठाक चल जाता। अब अभाव नहीं रहा। जशोदा को पूरे समय के लिए रख लिया। गाड़ी पटरी पर आकर ठीक ठाक चलने लगी। उसने सोचा जीवन ऐसे ही कट जाएगा, पर इंसान जो सोचता है उसके विपरीत करना ही नियति का काम है। जैसे कावेरी के सपने भला कैसे पूरे होते? अपने सपने पूरे नहीं होंगे, इसका आभास तो बेटे के थोड़ा बड़े होते ही कावेरी को होने लगा था। बेटा वैसे तो लोगों की नज़रों में सोने का टुकड़ा है, पढ़ने में सदा प्रथम, कोई बुरी लत नहीं, बुरी संगत नहीं, रात में कभी देर से नहीं लौटता, पैसा, फैशनेबल कपड़े या मौज मस्ती के लिए कभी माँ को तंग नहीं किया। पर जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था, कावेरी अनुभव करती जा रही थी कि बेटे का रूखापन उसके प्रति बढ़ता जा रहा था। कोई लगाव, प्यार तो माँ के प्रति बचा ही नहीं था। तेज़ बुखार में भी उठकर बेटे को खाना बनाती और बेटा चाव से खाकर घर से निकल जाता, भूल कर भी ये न पूछता कि माँ कैसी तबीयत है। कावेरी इन बातों को कहे भी तो कैसे? ऊपर को मुंह करके थूक अपने मुंह पर ही आ गिरता है। दुश्मन भी ये जानकर खुश होंगे कि बेटा उसके हाथ के बाहर है। दूसरी बात ये थी कि उसके मन में भय भी था कि पति का छोड़ा ये पीछे बिना बिखरे टिका हुआ है। लड़ाई झगड़ा करे और बेटा घर छोड़कर चला जाए तो एक तो घर नहीं रहेगा, दूसरी और बड़ी बात होगी, कम उम्र की कच्ची बुद्धि लेकर घर से निकल वह अपना ही नुकसान कर लेगा। बेटा कैसा भी आचरण क्यों न करे, वह तो माँ है। बेटे को सर्वनाश के रास्ते में नहीं धकेल सकती। अवहेलना, अनादर सहकर भी नहीं। इन सब परिस्थितियों के बीच भी एक आशा की किरण टिमटिमा रही थी कि बेटा MBA कर एक बहुत अच्छी कंपनी में उच्च पद पर लग गया है। सुना है ऊंचा वेतन है। जरूर है कि वेतन का बेटे ने एक 10 रुपए का नोट भी उसके हाथ पर रखकर ये नहीं कहा, माँ ये लो, अपने लिए कुछ ले लेना। घर जैसे पहले वह चलाती थी वैसे ही आज भी चला रही है। अब तो बड़े बड़े घरों के अति सुंदर लड़कियों के रिश्ते भी आ रहे हैं। कावेरी खुशी और गर्व से पूरी नहीं समा रही। इनमें से छांट कर एक मनपसंद लड़की को बहू बना कर लाएगी तो घर का दरवाज़ा हंस उठेगा। बहू उसके साथ साथ लगी रहेगी। बेटे से नहीं पटी तो क्या, पराई बेटी अपनी बेटी बन जाएगी। पर बेटे ने उसकी उस आशा की किरण को बर्फ की सिल्ली के नीचे दफना दिया और वह खबर सुनाकर चला गया था कि उसने किसी मंदिर में शादी कर ली है और अब कोर्ट जाकर रजिस्ट्री कराकर बहू को ला रहा है। यह सुनकर तो कावेरी के शरीर में जितनी भी शक्ति थी समाप्त हो गई थी और बेजान कुर्सी ने उसे सहारा दिया। आज कावेरी को पहले लगा कि जीवन उसके लिए बोझ बन गया है, क्योंकि इंसान जीता है किसी उद्देश्य को लेकर, कोई लक्ष्य सामने रखकर। जिस समय पति की मौत हुई थी तब भी उसे लगा था कि जीवन समाप्त हो गया, पर उसको जीना पड़ेगा। सामने उद्देश्य था, लक्ष्य था। बेटा छोटा है, उसको बढ़ाकर उसका जीवन प्रतिष्ठित करना है, उसका विवाह करके घर बसाना है। मौत भी आ जाए तो उससे कुछ सालों की मोहलत मांग बेटे के जीवन को बचाना पड़ेगा। पर आज तो सारे उद्देश्य की समाप्ति हो गई, जीवन का कोई लक्ष्य बचा ही नहीं। पर बुलाने से ही मौत आ खड़ी हो, इतनी परोपकारी भी नहीं। जशोदा लौटी, आटे का कनस्तर स्टोर में रखकर साड़ी झाड़ती हुई आकर बोली, आंटी नाश्ता बना लूं? भैया चला गया क्या? बाहर गाड़ी नहीं है। जशोदा इतनी मुंह फट है कि उसकी हरकतों से डरती है कावेरी। पता नहीं नई बहू के लिए और क्या क्या कह डाले। पहले दिन ही वह बहू के सामने बेटे से अपमानित नहीं होना चाहती। रहने दे, मेरा मन नहीं है, तू कुछ खा ले, फिर भैया का कमरा ठीक से साफ कर दे, आता ही होगा। फिर कुछ हुआ क्या? अरे बिना खाए मर भी जाओ तो भी बेटा पलटकर नहीं देखने या पूछने वाला। तुम इतनी बीमार पड़ी पर कभी बेटे ने पलटकर देखा या हाल पूछा? बात ना करके कमरा साफ कर, आता ही होगा।
कहाँ गया है? ब्याह करने। जल्दी कर, रजिस्ट्री में समय ही कितना लगता है। बहू लेकर आता होगा। बेटा नहीं, दुश्मन है तुम्हारा। कब से सपने देख रही हो उसके ब्याह के? सारे सपने पूरे नहीं होते। उठ जल्दी कर, कौन है वह लड़की? मैं नहीं जानती। नौकरी करती है कहीं? तुम भी आंटी, जाने क्यों बेटे के इशारे पर नाचती हो? अपना खाती हो, अपना पहनती हो, उल्टे बेटे को खिलाती पहनाती हो। सुना है मोटी तनख्वाह पाता है, पर कभी 10 रुपए तुम्हारे हाथ पर नहीं रखे। और अब ब्याह भी अपनी मर्जी का कर रहा है। ऐसे बेटे के कमरे की सफाई के लिए तुम मरी जा रही हो। गहरी सांस ली कावेरी ने और बोली, क्या करूं? बता, पहले ही दिन बहू सास को बेटे से गाली खाते देखकर क्या सोचेगी? ये तो ठीक कह रही हो। जब बड़ी सी पहिए लगी अटैची खींचते बेटे राजू के साथ, टाइट जीन्स और टी शर्ट पहने और सिर पर लड़कों जैसे छोटे छोटे बाल, सांवली दुबली पतली लावण्यहीन युवती को लेकर आया, तब घड़ी ठीक 12 बजा रही थी। एक झलक में ही लड़की का रूखा चेहरा, चाल चलन की उद्दंडता देख कावेरी समझ गई कि उसे अब पुत्र मोह को एकदम ही त्याग देना चाहिए। ये लड़की चाहे जो भी हो, उसकी या किसी भी घर की बहू नहीं बन सकती। पता नहीं राजू ने क्या सोचा। बोला, रीटा ये मेरी माँ है और माँ ये रीटा। ज़रा सा सर हिला या नहीं भी हिला, पर वह आगे बढ़ गई। कमरे में जाकर राजू ने दरवाज़ा बंद कर लिया। हो गया नई बहू का प्रवेश, और नई चमचमाती जूती के नीचे रौंदती चली गई थी वे कावेरी के बहुत सारे सपने, जो जीवन की सारी निराशाओं के बीच बैठकर देखा करती थी। सुशील बहू, प्यारे प्यारे पोते पोती के साथ सुखद बुढ़ापे का सपना। यशोदा लौटकर रसोई की चौखट पर खड़ी हुई और बोली, आंटी ये औरत है या मर्द? समझ में नहीं आया। यशोदा इतनी मुंहपट है कि उसकी हरकतों से डरती है कावेरी। पता नहीं नई बहू के लिए और क्या क्या कह डाले। पहले दिन ही वह बहू के सामने बेटे से अपमानित नहीं होना चाहती, पर यह तो सच है कि अब उसको कुछ सोचना पड़ेगा। देखा जाए तो बेटे का जो बर्ताव उसके साथ रहा, उससे बहुत पहले ही उसको अलग कर देना चाहिए था, पर अनजान मोह से वे बंध कर रह गई थी। अब तो माँ के सहारे की उसे कोई ज़रूरत नहीं, अब क्यों साथ रहना। यशोदा ने खाना बनाकर मेज़ पर लगा दिया। ना चाहते हुए भी कावेरी ने थोड़ी खीर बनाई। यशोदा फिर बौखलाई, अब ज़्यादा मत सिर पर चढ़ाओ, नई बहू है, उसे तो पूरी खिलानी चाहिए। मीठा कुछ मंगाया नहीं, थोड़ी खीर ही सही। अब तुम रहने दो, कहाँ की नई बहू, पैंट जूता बनियान में आई है, सास के पैर छूने तक का ढंग नहीं है। लगता है कि घाट घाट का पानी पीकर इस घाट आई है। कंधे झटक यशोदा चली गई। थोड़ी देर में दोनों अपने आप खाने की मेज़ पर आ बैठे। बेटा तो कुर्ता पजामा पहने था, बहू घुटनों से काफ़ी ऊंचा एक फ्रॉक जैसा कुछ पहने थी और ऊपर का शरीर आधा नंगा था। बेटे से एक शब्द भी बोले बिना कावेरी ने बहू को पार की नज़र से देखा। दोनों चुपचाप खाना खा रहे थे। उसके मुख पर भले घर की छाप एकदम नहीं थी, और संस्कारों का तो जवाब नहीं। सास से एक बार भी नहीं कहा कि आप भी बैठिए, और तो और खाने के बाद अपनी थाली तक नहीं उठाई, और दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। घर का वातावरण एकदम बदल गया। ये स्वाभाविक ही था। घर में जब बहू आती है तो घर का वातावरण ही बदल जाता है। उसे भोर में उठने की आदत है। फ्रेश होकर पहले चाय बनाती, आराम से बैठकर चाय पीती, तब दिनचर्या शुरू होती। तब कभी कभी बेटा भी आ बैठता और चाय पीता। 2-4 बातें ना होती हों ऐसी बात नहीं, मामूली बातें भी होती, पर अब तो 8:30 बजे यशोदा चाय की ट्रे लेकर दरवाज़ा पीटती, तब जाके दरवाज़ा खोल चाय लेकर फिर दरवाज़ा बंद हो जाता। खुलता 9 बजने के बाद। फिर तैयार हो नाश्ता करने बैठते दोनों और फ़ौरन ऑफिस निकल जाते। दोपहर का लंच ऑफिस में, शाम को लौटते, ड्रेस बदलकर फिर निकल जाते तो आधी रात को ही लौटते। बाहर ही रात का खाना खाते तो नाश्ता छोड़ घर में खाने का और कोई झंझट ही नहीं रहता। छुट्टी के दिन भी कार्यक्रम नहीं बदलता। नाश्ता कर दोनों घूमने चले जाते, रात खा पी कर लौटते। बहू से परिचय ही नहीं हुआ, बस घर में रहती है तो आंखों में परिचित है, संवाद एक भी नहीं। खाना खाने के बाद ऐसे उठ जाती जैसे होटल में खाया हो, न थाली उठाती न बचा सामान समेट फ्रिज में रखती। कावेरी हैरान होती कि कैसे परिवार में पली है ये लड़की। संस्कार तो दूर की बात, साधारण सी तमीज़ भी नहीं सीखी है, और सब छोटी मोटी बातें तो बिना सिखाए ही लड़कियां अपनी सहज प्रवृत्ति से सीख जाती हैं। इसमें तो स्त्री सुलभ कोई गुण ही नहीं है। पता नहीं इसके परिवार वाले कैसे हैं, कभी बेटी की खोज खबर लेने भी नहीं आते। कावेरी ने अब अपने को पूरी तरह समेट लिया है। जो मन में आए करो, मुझसे क्या मतलब। कुछ इस प्रकार के विचार बना लिए उसने। सोचा था घर छोड़ हरिद्वार जाकर रहेगी, पर इस घर की एक एक चीज़ उसकी जोड़ी हुई है, सजाई हुई है। बड़ी ममता है इस सजी सजाई गृहस्थी के लिए। फिर यह घर भी तो उसके नाम है, वह क्यों अपना घर छोड़कर जाएगी। जाना है तो बहू बेटे जाएंगे। यशोदा भी यही बात कहती है। इस समय उसका अपना कोई है तो बस यशोदा। महीने का वेतन रोटी कपड़े पर रहने वाली यशोदा ही
एकमात्र अपनी है, बहुत दिनों की सुख दुख की गवाह और साथी। बेटे ने घर के लिए कभी पैसा नहीं दिया और आज भी नहीं देता। कावेरी ने भी यह सोचकर कुछ नहीं कहा कि ये लोग घर पर केवल नाश्ता ही तो करते हैं। बहू तो कमरे से बाहर आती ही नहीं। कभी कभी चाय पीनी हो तो बेटा रसोई में जाकर चाय बना लेता है। 2 कप कमरे में ले जाते हुए माँ को भी 1 कप चाय पकड़ा जाता है। बस यही सेवा है माँ की। अरे माँ से जन्म का बंधन है, हजार अपना सहकर भी बेटे को छोड़कर जाने के लिए उसके पैर नहीं उठेंगे। लेकिन पत्नी की औपचारिकता के बीच बंधा रिश्ता है। सास बहू दोनों उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निवासी हैं, तो निकटता आएगी कहाँ से? जो भी हो, समय रुकता नहीं। हर रात के बाद तारीख बदलती है और हर महीने के बाद पन्ना पलट जाता है। अचानक एक दिन कावेरी को लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है। जो गाड़ी सीधी सपाट पटरी पर दौड़ रही थी वह अब झटके खाने लगी है। यशोदा कमरे में थाली देने आती है। बेटा तो अब भी घूमने निकल कर रात में खाकर आता है और बहू घर में ही रहती है। कभी कभार गई तो यशोदा से बोल जाती है कि उसका खाना ना रखे। बहू में कोई अच्छाई नहीं। एक बात अच्छी थी जो कावेरी को पसंद थी, वह यह है कि बहू मीठा बोलती थी। एक तो वह बोलती ही कम थी। कभी पति या यशोदा से बोली भी तो इतनी धीमी आवाज़ में कि अगले को सुनने में कठिनाई हो। पर अब कभी कभी बंद दरवाजे के उस पार उसकी आवाज़ बाहर आकर कावेरी के कानों से टकराती। शब्द तो समझ में नहीं आते, पर वह उत्तेजित है, गुस्से में है, ये समझ में आता था। ये झल्लाहट भरा स्वर सीधे सीधे मनमुटाव का संकेत है। कावेरी इतना अवश्य जान जाती। कावेरी चिंता में पड़ गई। शादी को थोड़े दिन ही तो हुए हैं, अभी से झगड़ा, ये कोई अच्छी बात तो नहीं। बेटा बदमिजाज के साथ स्वार्थी भी है, ये तो जानती है, पर माँ के साथ जैसा किया वैसा पत्नी के साथ नहीं चल सकता। मूर्ख नहीं है। अरे माँ से जन्म का बंधन है, हजार अपनापन सहकर भी बेटे को छोड़कर जाने के लिए उसके पैर नहीं उठेंगे। लेकिन पत्नी तो औपचारिकता के बीच बंधा रिश्ता है, जब चाहे तोड़ लो। उस पर अपना रोब चलाने का प्रयास करेगा तो वह क्यों सहेगी? उस पर बराबर की कमाने वाली पत्नी। गलती बहू की ही है, ये कौन जाने, और जानकर होगा भी क्या। उनका जीवन वे जी रहे हैं, अपना जीवन कावेरी जी रही है। यही तर्क देकर अपने मन को शांत करती, पर यह एक कांटा उसके मन को चुभता रहता कि पल्ला झाड़ लेने से समस्या का समाधान नहीं होता। बहू सुंदर एकदम नहीं, उसे पसंद भी नहीं। चेहरा मोहरा जैसा भी हो, कावेरी को उसकी आंखें पसंद थीं। बड़ी बड़ी उजली आंखों में जीवन का सपना भरा रहता था। अब वह आंखें बुझी बुझी सी हो गई हैं। ऐसा क्यों हुआ? ये तो प्रेम विवाह है। एक दूसरे को जांच परख समझ बूझकर दोनों विवाह तक पहुंचे हैं। थोपी हुई शादी नहीं थी कि एक दूसरे को समझने का अवसर नहीं मिला। फिर ऐसा क्यों हुआ? 2 साल भी नहीं हुए, एक दूसरे के लिए आकर्षण ही समाप्त हो गया। अभी तो सामने पूरा जीवन पड़ा है। ऐसे क्या ये सारा जीवन काटेंगे? अपनी अपनी धुन पर चलने लगे तो जीवन की गाड़ी चलेगी कैसे? नाराज़गी और लड़ाई झगड़े का कारण क्या है? पता चले तो समझाया भी जा सकता है, पर अंधेरे में वह तीर चलाएगी किधर? यशोदा से कुछ कहना बेकार है, वह तो पहले से ही जली भुनी बैठी है। रोज़ एक बार ये ज़रूर कहती है कि आंटी, इनको अपने घर से भगाओ। इनसे तो किराएदार भले, जो किराया भी देंगे, देखभाल भी करेंगे। पहले ही दिन से उसने बहू से एक दूरी बना ली थी और उसे बराबर बनाकर रखा था। सोचा था नई बहू है, दूरी को मिटाने के लिए पहल करेगी, पर नहीं। अब तक उसने दूरी मिटाने की पहल करना तो दूर, उस दूरी को की दीवार पर पक्के प्लास्टर की परत चढ़ा दी। लेकिन हालात ने करवट ली। बहू की दूरी मिटाने के लिए उसी को पहल करनी पड़ी। वह रोज़ सुबह पार्क से घंटे भर में टहल कर लौट आती थी, पर उस दिन पार्क के लिए श्रमदान का कार्यक्रम चल रहा था, इसलिए लौटने में 3 घंटे लग गए। घर के अंदर पैर रखते ही मन धक सा कर उठा। एक अनजान आशंका से पीड़ित हो उठी। वह वैसे तो उसका घर शांत ही रहता है, पर आज उसे घर के अंदर अजीब सा सन्नाटा लगा। बेटे के कमरे का दरवाज़ा पूर्व की भांति बंद है, पर यशोदा का पता नहीं कि वह कहाँ है। पहले कावेरी ने कमरे में जाकर कपड़े बदले, फिर चाय के लिए यशोदा को खोजती हुई पीछे के बरामदे में आई तो देखा यशोदा वहाँ छोटी चौकी पर सिर पकड़े बैठी थी। उसे देखते ही वह रो पड़ी। घर बर्बाद हो गया माँ जी, सन रह गई कावेरी। क्या हुआ, रो क्यों रही है? भैया घर छोड़ गया। क्या क्या दोनों चले गए? नहीं, केवल भैया गया है। वह रानी जी तो कमरे में सो रही हैं। आंटी, आपके जाने के बाद दोनों में खूब झगड़ा हुआ। भैया अपने कपड़े 2 अटैचियों में भरकर गाड़ी स्टार्ट कर चला गया। अब कावेरी भी उसी चौकी पर बैठ गई। ये घटना तो सोच के बाहर की है। पढ़ने, सुनने और देखने में यही आता है कि बहू को घर से निकाला गया है, पर पत्नी को घर में रखकर पति घर छोड़ गया। ऐसी घटना तो कभी देखी या सुनी नहीं। यशोदा चाय का पानी रखते हुए बड़बड़ा रही थी। बेचारा करेगा भी क्या, यह औरत है ही पूरी मर्दमार। कावेरी ने डांटा, चुप कर। यह मर्दमार हो या ना हो, पर वह पूरा शैतान है। यह उसका घर है, वह क्यों जाएगा घर छोड़कर?
तुम इसे निकालो घर से, तब भैया लौटेगा। ना रंग, ना रूप, ना अदब, ना कायदा, आसमान पर पैर धरकर चलती है। अब तू चुप भी करेगी या नहीं? कुछ खाया इन लोगों ने? नहीं, पहले लड़ते रहे, फिर भैया चला गया। चाय बनाकर खाना तैयार कर, 11 बजने को हैं। चाय 2 कप बनाना। ट्रे में 2 प्याली चाय लेकर कावेरी अंदर आई और स्टूल पर ट्रे रख दी। कावेरी को देखते ही रीटा ने सिर झुका लिया। आज कावेरी ने इतने दिनों में पहली बार बहू को नज़र भर देखा। इतने दिन मन में इतना विराग था कि मुंह देखने की इच्छा ही नहीं हुई। आज मैक्सी पहने सिर झुकाकर बैठी बहू बड़ी असहाय और मासूम लग रही थी। कावेरी के मन में टीस उठी, कुछ भी हो, कैसे घर की बेटी हो, पर उसका बेटा इसे पत्नी का दर्जा देकर घर में लाया है। उसकी पुत्र वधू है और ये परिचय समाज ने स्वीकार भी कर लिया है, तो कितनी भी अलग थलग रहे तो उसके परिवार का हिस्सा ही। और चूंकि वह इस परिवार की मुखिया है तो परिवार के हर सदस्य के सुख दुख का जिम्मा उसका ही है। कावेरी ने पहली बार बहू के सिर पर अपना हाथ रखा और नरम स्वर में बोली, चाय पी लो बेटी। उसकी आंखें डबडबा गईं। रुलाई रोकने के लिए दांतों तले होंठ दबाया, पर चाय उठा ली और धीरे धीरे पीने लगी। कावेरी ने अपना कप उठा लिया और उसके पास बिस्तर पर बैठ गई और बहू की तरह पैर लटकाकर वह भी चाय पीने लगी। चाय समाप्त कर दोनों ने कप ट्रे में रख दिए। तब कावेरी बोली, बताओगी कि तुम दोनों का झगड़ा क्या है? यह सुन उसका सिर और झुक गया। चिंता मत करो, कावेरी ने बहू को समझाते हुए कहा, ऐसा कभी कभी हो जाता है। राजू को गुस्सा जल्दी आता है तो उतर भी जल्दी जाता है, देखना कल ही आ जाएगा। वह इतना सुनकर सुबह उठी और बोली, अब वह नहीं आएगा। ऐसा क्यों कह रही हो? चौंकी कावेरी। लौटेगा क्यों नहीं? झगड़ा तलाक को लेकर हो रहा था। तलाक पर क्यों? वह मांग रहा था और मैं दे नहीं रही थी, इसलिए। क्या कह रही हो? तुम दोनों तो अपनी पसंद से शादी की थी। क्या तुम्हारे बीच प्यार नहीं था? प्यार तो था, तभी तो भरोसा किया था। पर उसके ऑफिस में एक नई रिसेप्शनिस्ट आई है और अब राजू को उसे पसंद करने लगा है। कह रहा था कि मुझसे तलाक लेकर उससे शादी करेगा। यह सुनकर जल भुन गई कावेरी। शादी मजाक है क्या? और मेरा घर भी होटल नहीं कि जब जिसे चाहे ला के रख दो। अब गया कहाँ है? तलाक नहीं मिला तो किराए पर एक फ्लैट लिया है, वे दोनों वहीं लिव टुगेदर करेंगे। कावेरी के पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। बिना विवाह किए ही साथ रहेंगे? आजकल बहुत से युवक युवतियां इस तरह साथ रह रहे हैं। दोनों देर तक चुप रहीं। फिर रीटा बोली, आपसे एक प्रार्थना है। बोलो। आप माँ हैं, पर मैं आपको कभी सम्मान नहीं दिया, माँ कहने का अधिकार भी नहीं लिया। पर आपसे विनती है कि कुछ दिन मुझे अपने घर रहने देंगी। ये तुम क्या कह रही हो? माँ जी, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, खोजने में थोड़ा समय लगेगा। तब तक तुम्हारे माता पिता? कावेरी ने बीच में उसकी बात काटते हुए पूछा। मैं अनाथ आश्रम में पली हूँ। माता पिता कौन हैं, है भी या नहीं, मुझे नहीं पता। आश्रम अच्छे स्तर का था, मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी तो ट्रस्ट ने मुझे पढ़ाया। स्कॉलरशिप भी मिलती थी। बीएससी के बाद मैं कंप्यूटर की डिग्री ली। चाहती थी डॉक्टर बनना, पर ट्रस्ट ने इतनी लंबी पढ़ाई की जिम्मेदारी नहीं ली। इसके बाद मुझे ये नौकरी मिल गई। मुझे 20,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, सो कहीं भी किराए पर घर ले सकती हूँ। पर डर लगता है, सुरक्षा कौन देगा? मैं लड़कियों के किसी हॉस्टल की तलाश में हूँ, मिलते ही चली जाऊँगी। बस तब तक कैसी बातें कर रही हो तुम? इस घर में ब्याह कराई हो, इस घर की बहू हो, तो मेरे रहते तुम अकेले किराए के घर में नहीं रहोगी। इतनी देर में झरझर रो पड़ी रीटा। कावेरी का मन ममता से भर उठा। उसे लगा कि वो उसकी अपनी बेटी है। उसने रीटा को स्नेह से सीने से लगा लिया और बोली, रोना नहीं, कभी मत रोना। आंसू औरत को कमज़ोर करते हैं और कमज़ोर पर पूरी दुनिया हावी हो जाती है, चाहे वह पति हो या बेटा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे पास ही रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। रीटा ने आंसू पोंछे और बोली, अगर राजू लौट आया और घर छोड़ने को बोला तो? बेटी, ये घर मेरा है, उसका नहीं। इसमें कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा इसका फैसला मैं करूँगी। हाँ, शराफत के साथ लौटे और हमारे साथ समझौता करके रहना चाहे तो वह भी रहे। माँ जी, मैं उसे कभी तलाक नहीं दूंगी, ये तो तय है। कभी मत देना। देखो, उसने मेरा बहुत अपमान अनादर किया है, पर मैंने उसे घर से नहीं निकाला। जानती हो क्यों? वह इसलिए कि 2 प्राणियों का परिवार, एक गया तो बचेगा क्या? अब वह खुद घर छोड़ गया है। अब लौटना है तो हमारी शर्तों पर लौटेगा, नहीं तो जाए। पर वह ज़बरदस्ती
घर में फ़ोन है और पुलिस थाना भी 2 कदम पर है। चलो उठो, नहा धोकर खाना खाओ। रीटा अपनी सास से लिपट गई। आज उसे पहली बार महसूस हुआ कि माँ का प्यार व स्नेह क्या होता है। थोड़ी देर बाद ही रीटा नहा धोकर तैयार हो गई। इधर जशोदा ने भी खाना तैयार कर टेबल पर लगा दिया। सास बहू दोनों ने मिलकर आज पहली बार एक साथ से खाना खाया। तभी खाना खाते खाते बहू का हाथ रुक गया। वह कुछ सोचने लगी तो कावेरी बोली, बेटा सोचो मत, कुछ मत सोचो, सब ठीक होगा। तुम अपना ध्यान खाने पर लगाओ और आराम करो। अगले दिन सुबह रीटा ऑफिस के लिए निकल गई और फिर जिंदगी उसी तरह चलने लगी जैसे चल रही थी। रीटा रोज़ ऑफिस जाती, शाम को घर वापस आती। इधर कावेरी की भी वही रोज़ सुबह सुबह शाम थी। पर अब एक बदलाव कावेरी की ज़िंदगी में ये आया था कि उसकी बहू अब उससे बात करने लगी थी, थोड़ा थोड़ा उसका ध्यान भी रखने लगी थी। इन छोटी छोटी चीज़ों से कावेरी का मन बहुत खुश होता, पर अचानक ही उसे अपने बेटे की याद आती और उसकी आंखें भर आती। पर तभी वह मन में सोचती कि क्या फ़ायदा, जिस बेटे ने जीते जी मेरी कदर ही नहीं करी। मैंने तो उसके लिए सब कुछ किया, उसके लिए मैंने बुरा क्या किया था, पर उसे कभी मेरे प्यार का एहसास भी न हुआ। वह बेटा तो क्या एक अच्छा इंसान भी नहीं है, वह तो अभी आसमान में उड़ रहा है। शायद उसे अपनी ज़िंदगी में किसी भी रिश्ते की कदर नहीं की। जो भी हो, ऊपर वाला उसको अकल दे। धीरे धीरे समय यूं ही अपनी गति से चलता रहा। कावेरी की बहू अब उसके साथ बेटियों जैसा व्यवहार करने लगी थी। एक बेटी की तरह उसका ख्याल रखती। घर में तीनों औरतें ही थीं और तीनों आपस में खूब घुल मिल कर रहती। अब जशोदा भी बहू से घुल मिल गई थी। आज की सुबह भी कावेरी अपने हाथों से हलवा बना रही थी। उधर रीता जल्दी जल्दी ऑफिस जाने की तैयारी में थी कि तभी दरवाजे को किसी ने पीटना शुरू कर दिया। जशोदा कहती हुई दरवाजे की तरफ गई। अरे आ रहे हैं भाई, कौन है? दरवाज़ा खोला तो देखा सामने पुलिस खड़ी है। पुलिस को देखते ही जशोदा का रंग तो उड़ गया। उसने जल्दी से कावेरी को खबर की। यह सुनकर कावेरी भी घबरा गई कि दरवाजे पर पुलिस आई है, पर क्या करती। कावेरी सर पर पल्लू ढककर दरवाजे पर गई और डरते हुए पूछा, जी साहब क्या बात है? तभी पुलिस वाले ने जैसे गरजते हुए कहा कि तेरा बेटा कहाँ है? हाँ, क्या नाम है उसका? राजू। कहाँ है राजू? पर कावेरी बोली कि साहब राजू तो हमारे साथ अब नहीं रहता है, कई महीना पहले ही घर छोड़कर चला गया था। अब कावेरी और भी ज़्यादा घबरा गई कि राजू ने आखिर किया क्या है। उसने पुलिस वाले से पूछा। पुलिस वाले ने कहा कि राजू ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की है। वह रात में ही थाने जाकर राजू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने गई थी। अब हमें राजू की तलाश है। कावेरी ने नरमी से बात की तो पुलिस वाला भी समझ गया कि ये कोई आदर्श औरत है, इसलिए पुलिस वाले भी वहाँ ये कहकर चले गए कि जैसे ही राजू का कोई पता चले उसे थाने भेजो या हमें सूचना दो। कावेरी ने जी साहब कहकर दरवाज़ा बंद कर लिया। रीता अंदर से ही ये सब देख रही थी और सुन भी रही थी। कावेरी अंदर आते ही सर पकड़ कुर्सी पर बैठ गई। तभी रीता ने उसके पास आई और कहा, माँ आप घबराओ नहीं, मैं पता लगाऊंगी कि राजू कहाँ है और क्या हुआ है। आप इन पुलिस वालों से भी डरना नहीं, ये तो अपना काम कर रहे हैं। मैं भी ऑफिस जाती हूँ, वहीं से राजू के बारे में पता करूँगी, शायद कुछ पता चल जाए। शाम तक का समय कावेरी से गुजर नहीं रहा था। वह बेचैनी से अपनी बहू का इंतज़ार कर रही थी। शाम को जब बहू आई, उसे भी राजू के बारे में कुछ पता नहीं चल सका, क्योंकि अब राजू भी उस कंपनी में जॉब नहीं करता था। अगले दिन रीटा ने ऑफिस से छुट्टी की और जिस फ्लैट में राजू रहता था वहां जाकर पता करने की कोशिश की, पर वहां भी ताला पड़ा था और राजू के बारे में कुछ पता भी नहीं चल सका। फिर यूं ही हफ्ता गुजर गया। कावेरी और रीटा दोनों ही राजू के लिए परेशान थीं, पर अपने अपने काम समय पर कर रही थी। इधर पुलिस भी अब उन्हें परेशान करने लगी थी। कावेरी समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। उस रात उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वह इधर से उधर करवटें बदल रही थी। आधी रात का समय था कि उसे दरवाजे पर आहट हुई। उसने उठकर देखा। पहले तो वह घबराई कि दरवाजे पर कौन हो सकता है, क्या दरवाज़ा खोलना ठीक होगा, पर फिर भी वह उठी और धीरे से जाकर कान लगाकर सुनने लगी कि दरवाजे के पार कौन है। दरवाजे पर दोबारा से दस्तक हुई। अब कावेरी का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। कावेरी ने दरवाज़ा खोलना सही न समझा, इसलिए उसने बहू रीटा को उठाया। रीटा ने समझदारी दिखाई। उसने ऊपर छत से जाकर देखा और हैरान हो गई। भागी भागी नीचे आई और आकर जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। कावेरी मना करती रह गई, पर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने राजू खड़ा था। दोनों ने जल्दी से ही राजू को अंदर बुलाकर दरवाज़ा झट से बंद कर लिया। राजू का हाल बहुत ही ख़राब था। कपड़े मैले और फटे हुए थे। लगता था कई दिनों से भूखा प्यासा है। इस हाल में बेटे को देखकर कावेरी के आंसू ना रुके। रीटा खामोश खड़ी थी। वह उसे सहानुभूति
जताए या उसकी हालत पर खुश हो, वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि जो राजू ने किया था उसका कोई ना पश्चाताप था, न कोई माफ़ी थी। उसने एक नहीं कई जिंदगियों में जहर घोला था। वह अपनी माँ और बीवी को बेसहारा छोड़कर अपनी अय्याशी मनाने चला गया था। उस वक्त तो वह हवाओं में उड़ रहा था। अब क्या हुआ? समय बदलता ज़रूर है। कावेरी राजू को अंदर कमरे में ले गई, उसको हाथ मुंह धुलाकर खाना दिया। राजू बिल्कुल खामोश था। वह अपने किए पर शर्मिंदा था या नहीं, ये तो वही जान सकता था। पर जो भी हो, उस वक्त वह मुसीबत में था और कावेरी ने तो अपनी बहू को अपना लिया था। ये तो फिर उसका अपना खून था। खाना खाने के बाद कावेरी ने अपने बेटे का सर सहलाते हुए उससे प्यार से पूछा कि बेटा, आखिर बात क्या है? हमें भी पुलिस रोज़ रोज़ आकर परेशान करती है। जो भी है सच सच बता। हर मुसीबत का कुछ ना कुछ हल होता ज़रूर है। पहले तो राजू अपनी माँ की तरफ खामोशी से देखता रहा और फिर एकदम से अपनी माँ के पैरों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मुझे माफ़ कर दे। मैं तेरे साथ जो किया उसकी सज़ा मुझे यहीं दुनिया में मिल रही है। और जो जो उसके मुंह में आ रहा था वह बोलता जा रहा था। कावेरी ने उसे उठाया और सीने से लगा लिया। दोनों ही तरफ से आंखों से नदियां बह रही थीं। इधर रीटा भी एक कोने में चुपचाप खड़ी खामोशी से आंसू बहा रही थी। राजू ने हाथ जोड़कर रीटा से भी माफ़ी मांगी। कावेरी रीटा की तरफ देखने लगी और कहा, बहू, मैं तो बस यही कहूँगी, जो हुआ उसे भूल जाओ। फिर राजू ने बताना शुरू किया कि जिस लड़की के साथ वह रह रहा था उसका और भी कई लड़कों के साथ चक्कर था, पर इन सब चीज़ों से राजू अनजान था। राजू ऑफिस चला जाता और वह दूसरे लड़कों को अपने पास बुलाती थी। राजू को जब ये सब पता चला तो उसने उस लड़की को वहाँ से चले जाने के लिए कहा। हालांकि उन्होंने अब तक शादी नहीं की थी, फिर भी वह लड़की राजू की बात ना मानी और उल्टा अपने कपड़े फाड़कर अपने आप को ज़ख्मी कर सीधे थाना पहुँच गई कि राजू ने उसे कत्ल करने की कोशिश की है और तभी से पुलिस उसके पीछे लगी हुई है। और तो और राजू पर काले धंधे का भी आरोप लगा दिया। जब भी इसे राजू मारा मारा फिर रहा है। कावेरी ने कहा, इसका तो बस एक ही हल है बेटा, तुम थाने में पहुंच जाओ और सच्चाई हवलदार को बता दो। मुझे उम्मीद है कि जीत सच्चाई की ही होगी। इधर रीटा जिस आश्रम में रहती थी वहाँ के इंचार्ज जो थे उनकी पुलिस में बड़ी अच्छी पकड़ थी। रीटा ने उसी समय उन्हें फ़ोन लगाया और सारी बात बताई। उधर से वह भी थाने पहुँचे और राजू को भी थाने ले जाया गया और राजू को ज़मानत मिल गई और साथ ही उस लड़की से भी पीछा छूट गया और उससे पीछा छूटा। उसके बाद राजू अपनी माँ और अपनी बीवी रीटा के पास वापस आ गया। अब राजू बहुत बदल गया था। उसे अपने हर गुनाह का एहसास हो चुका था। कावेरी के सपने पूरे होने शुरू हो गए थे। पूरी जिंदगी का उसका संघर्ष अब रंग ला रहा था। उनका परिवार हंसता खेलता परिवार हो गया था। बस अब कावेरी को इंतज़ार था तो एक प्यारे से पोता या पोती का, जिसकी किलकारियों से ये घर गूंज जाए। और इधर अब उसने यशोदा के लिए भी एक लड़का ढूंढ लिया और यशोदा भी अपने घर की हो गई।